तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं अप्रैल 2023 की कन्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट नोट्स। यहाँ पर आपको 60-65 पेज की पूरी कन्नोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस 8-10 पेज की जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए होते हैं कन्नोलॉजी, वो आपको इम्पोर्टेंट जो करंट जी के बनते हैं उसे आप पढ़कर एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रैल 2023 की कन्नोलॉजी का जो पहला पृष्ठ होता है, जिसके अंदर हमें अंतर्राष्ट्रीय कन्नोलॉजी के अंदर पहला पृष्ठ पर यहाँ पर, और उसके बाद हम मासिक घटनाओं का सार संहार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले पृष्ठ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर वो है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र है? तो वो है द इंडियन एक्सप्रेस। इसके अनुसार हाल ही में प्रभावशाली लोगों की सूची यहाँ पर जारी की गई है भारत के अंदर। तो यहाँ पर इसमें प्रथम स्थान की किसका है? तो देश के प्रधानमंत्री का इसमें प्रथम स्थान है, और सेकेंड गृह मंत्री अमित शाह का इसमें दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर ये आपको याद रख लेना। पहला और सेकंड ये आपको काफ़ी इतना याद रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट होता है। और अब कन्नोलॉजी के जो सेकंड पृष्ठ पर जो मासिक घटनाओं का सार संहार, पूरे महीने की जो घटनाओं का जो प्रमुख सार संहार होता है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल की बात करें तो ASW सोलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का कौन सी एंटी सबमरीन क्राफ्ट लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में INS एंड्रोथ यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार हाल ही में 2023 का किसको दिया गया है? तो आलिया मीर को यहाँ पर दिया गया है। जैसे पूछ भी ले कि आलिया मीर का संबंध किससे है, तो यहाँ पर ये वन्य जीव संरक्षक हैं, वन्य पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? जस्टिस रमेश सिन्हा को यहाँ पर हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट कितने विकेट हैं? 136 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? साकिब अल हसन खिलाड़ी। और ये किस देश का खिलाड़ी है? तो ये बांग्लादेश का खिलाड़ी है साकिब अल हसन, जिसने 136 विकेट अब तक लिए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो ISSF, ये जो चैंपियनशिप होती हैं वो किस खेल की है? तो यहाँ पर ये निशानेबाजी की ये चैंपियनशिप होती है ISSF। तो ये ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर पूछ भी लिया जाए कि सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो नैनीताल के अंदर स्थापित किया गया है। ये नैनीताल कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है। अगला सवाल, देश में पहली बार जन्मी गिर नस्ल की क्लोन बछड़ी है, कौन सी है? इसका नाम क्या है क्लोन बछड़ी का? उसका नाम है गंगा। और ये इसका क्लोन कहाँ पर इसको बनाया गया? तो ये हरियाणा राज्य के अंदर ये इसको जन्म हुआ है, मतलब ये इस क्लोन बछड़े का जन्म हुआ हरियाणा के अंदर, और इसका नाम क्या है? गंगा इसका नाम रखा गया। अगला यहाँ पर इंडेक्स से संबंधित हाल ही में लोकतंत्र की इंडेक्स 2023 प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट पूरा नाम क्या है रिपोर्ट की? तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कितना है? इसमें 97वां का स्कोर है। और आगे हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पेज पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, किसका इसमें प्रथम स्थान है, कौन सा देश सबसे लास्ट में है, उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है लोकतंत्र में क्या स्थान है भारत का? वो 97वां स्थान हो जाएगा। अगला सवाल है, 2022 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? गुरबख्श सिंह को यहाँ पर दिया गया है। गुरबख्श सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से इसका संबंध है, और इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिला है? तो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले हैं, और इसमें यहाँ पर भारत का एक सॉन्ग था, जिनको जो नट्टू नट्टू नाम का एक सॉन्ग है जो RR फिल्म का है, उस सॉन्ग को भी यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। जो कि हम जो पुरस्कार वाली जो परिदृश्य है उसके बारे में उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप
याद रख सकते हैं कि ऑस्कर में सर्वाधिक 7 पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर फिल्म को मिला है। अगला सवाल यहाँ पर, इसरो ने वन वेब कंपनी के 36 सैटेलाइट को किस रॉकेट से परीक्षण किया है? वन वेब जो इंग्लैंड ब्रिटेन की एक कंपनी है, इसके जो 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, तो किसके द्वारा? LVM-3 रॉकेट है, इसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। अगला यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित आ जाते हैं। 2022 का सर्वोत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? तो है शिवा शंकरी को यहाँ पर मिला है। और इसकी कृति कौन सी है? तो सूर्यवंशम इसकी कृति है। इसके लिए इन्हें जो 2022 का सर्वोत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार दिया है। तो ये तो हो गया 32वां पुरस्कार। अगर पूछ लिया जाए पिछले साल यानी कि 31वां सर्वोत्कृष्ट सम्मान किसको मिला है, तो वह रामदरस मिश्रा को यहाँ पर 31वां व्यास सम्मान मिला था। और यहाँ पर 32वां था, आपको याद रखे, शिवा शंकरी। इसकी कृति कौन सी है? सूर्यवंशम इसकी करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे व्यास सम्मान, यहाँ पर 31वां व्यास सम्मान मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, वो मैंने व्यास सरस्वती सम्मान बताएं। व्यास सम्मान की बात करें तो वो हो जाएगा अस्कर वजाद, इसको 31वां व्यास सम्मान था। और 31वां सरस्वती सम्मान है जो रामदास मिश्रा ही 31वां सरस्वती सम्मान है। और यहाँ पर जब हम पुरस्कार वाले परिदृश्य के पढ़ेंगे तो उसमें हम और ज़्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगला यहाँ पर हम बात करें BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को यहाँ पर चुना गया है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेस, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर फिरोज वरुण गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगला सवाल है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जोधपुर राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया। और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच ही आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, गवर्नर याद आता है सीधा RBI का गवर्नर याद रखना है शक्तिकांत दास, इनको यहाँ पर गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है। गवर्नर आते ही किसी राज्य का गवर्नर आपको याद नहीं रखना है। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर को। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई इस बार जो मनाया गया है 2023 में? तो वो है सावधान रहो, आभारी रहो और दयालु भी रहो। ये इसकी थीम इस बार रखी गई हैं। अगला सवाल है 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? कुआलालंपुर, जो कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर। ये मलेशिया की राजधानी भी है कुआलालंपुर, वहाँ पर है जो इसका 5वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो ये तो परिदृश्य था, हमने उसको इस पहले प्रश्न पढ़ लिया है। हमने यहाँ पर मासिक घटनाओं का सार संहार हमने पढ़ लिया। और अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वो है लोकतंत्र की रिपोर्ट, जिसकी हमने पहले प्रश्न पर भी चर्चा की थी, भारत में जिसका 57वां स्थान था। अब यहाँ पर पूरी रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, कौन सा प्रथम स्थान पर है, कौन सा अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये हो जाती है कि लोकतंत्र रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं, वीडेम और वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। वैसा ये इसी का ही फुल फॉर्म है, वीडेम का ही वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। इनके द्वारा ये लोकतंत्र रिपोर्ट जारी की जाती हैं। इसमें पहला स्थान किसका है? तो वह डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है। दूसरा स्थान स्वीडन का इसमें दूसरे स्थान है। तीसरा स्थान नॉर्वे का तीसरा स्थान है। वैसे HDA की रिपोर्ट में ज़्यादातर समय नॉर्वे का प्रथम स्थान देखने को मिलता है। लोकतंत्र में यह नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पर वही तानाशाही देश, जिसका राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन, वही सबसे लास्ट में लोकतंत्र की सूचकांक में उत्तरी कोरिया। यहाँ पर देखो लोकतंत्र सूचकांक में 2 तरह की रिपोर्ट जारी की जाती हैं। एक तो होती है लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, दूसरा होते हैं
इलेक्ट्रोल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, ये दोनों ही आपको अलग अलग याद रखना है। तो जो भारत का 97वां स्थान है वो किस में है, लिबरल डेमोक्रेटिक में इसका भारत में 97वां स्थान है। और कई बार कुछ डीपली क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें स्कोर भी पूछ लेते हैं, तो स्कोर भी आपको याद रख लेना, 0.31 इसमें स्कोर है। साथ ही साथ ये भी याद रखना नहीं है, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 108वां स्थान है। और लिबरल आते ही 97वां स्थान है। स्कोर इसमें 0.4 इसमें स्कोर है। अंतिम देश उत्तरी कोरिया हो जाएगा, पहला देश है डेनमार्क, सेकंड स्वीडन, तीसरा हो जाएगा नॉर्वे। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर एक संधि से संबंधित है, एक पनडुब्बी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए किन देशों ने परमाणु संचालन पनडुब्बी की समझौते किया हाल ही में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन तीनों देशों ने समझौते किया है। और इन तीनों देशों के द्वारा एक ग्रुप भी बनाए गए हैं जिसे ओकस कहते हैं। ओकस की फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंग्लैंड, इन देशों के द्वारा। वो तो यहाँ पर यह परमाणु पनडुब्बी समझौता भी इन तीनों देशों के द्वारा किया गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के द्वारा। अगला यहाँ पर बात करें, भारत और किस देश ने मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो भारत और बांग्लादेश ने इसका उद्घाटन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और हैं उनके द्वारा ये, और ये इसकी डील है जो 2018 में की गई थी, उसी के तहत अभी ये पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। मैत्री पाइपलाइन, मैत्री युद्धाभ्यास IAB, तो मैत्री युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगली बात करें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक। पहली बात तो ये है कि भाई ये जारी कौन करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, इस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहला स्थान कौन सा है, फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड, फर्स्ट पे फिनलैंड, F से F आप याद रख सकते हैं, किसमें है, प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस। दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है डेनमार्क। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये तीनों टॉप में हैं। अब बात करें अंतिम स्थान पर है बांग्लादेश, है ना। भारत की यहाँ पर बात करें 126वें स्थान पर है भारत, स्कोर कितना है, 4.036। अब भाई जब इस ईयर की याद रख ली हमने 2023 की, तो 2022 की कितना स्थान था, 136वां स्थान था, यानी 10 कदम भारत में अब प्रसन्नता सूचकांक में सुधार हुआ है। पिछली बार था 136वां, इस बार हो गया 126वां। अंतिम स्थान जाएगा अफगानिस्तान, पहला F से F फिनलैंड, किसमें है, हैप्पीनेस इंडेक्स। किस देश के PM ने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की है, वह जापान देश ने ये घोषणा की है। जो अभी हाल ही में G7 की जो बैठक हुई थी भारत में, वहाँ पर जापान के PM आए थे और उन्होंने यहाँ पर मुक्त खुले इंडो पैसिफिक पहल की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की है। तो बात करें जापान के PM कौन है, तो फूमियो किशिदा जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, किस देश को दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र की LDC सूची से बाहर कर दिया जाएगा। LDC सूची से किसे बाहर किया जाएगा, भारत का पड़ोसी देश भूटान को बाहर कर दिया जाएगा। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बनता था करंट जी के हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तरीय, जो भी भारत के अंदर, देश के अंदर जो भी करंट जी के बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो हैं, पहला सवाल हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, वो हैं टाइम मैगजीन की महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान हैं। कौन कौन से स्थान हैं, लद्दाख के, दूसरा है मयूरभंज जो कि उड़ीसा के अंदर है। ये इन दोनों स्थानों को महानतम स्थानों की सूची में रखा गया है। किसमें, टाइम मैगजीन की जो पत्रिका है उसमें यहाँ पर रखा गया है, अमेरिका की ये पत्रिका है। अगला बात करें, भारत में 2036 तक लिंग अनुपात कितना होने का अनुमान है, तो यहाँ पर 952 यहाँ पर लिंग अनुपात होने का यहाँ पर अनुमान है। अगला यहाँ पर बात करें HQ एयर इंडेक्स, जो प्रदूषण से संबंधित जो इंडेक्स बनाई जाती है, कौन सा देश सर्वाधिक प्रदूषित है, कौन सा कम है, कौन सा शहर सर्वाधिक है, प्रदूषण से संबंधित जब यहाँ पर आएगा ना एयर यानी वायु, यहीं से पता चल जाता है प्रदूषण से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है, प्रथम स्थान की बात करें तो है चाड, दूसरा है इराक,
तीसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तीसरा स्थान है इसका प्रदूषण में। और भारत भी ज़्यादा पीछे नहीं है, प्रदूषण में भारत का भी 8वां स्थान है ना। और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की बात की जाए, मतलब जो दुनिया के टॉप 50 शहर है जो प्रदूषित शहर, उस टॉप 50 में से भारत के 39 शहरों के नाम आते हैं। यानी 50% से भी ज़्यादा शहर टॉप 50 में भारत के ही शहर आ गए जो प्रदूषित हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये 39 शहर आपको याद रख लेना है। और 8वां स्थान भारत का याद रख लेना, प्रथम स्थान चाड है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब हम बात करें जो चुनाव हुए थे, जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर 3 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए थे, उसकी यहाँ पर किसकी सरकार बनी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, और सबसे बड़ी बात है वहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की विधानसभा भी 60 है, मेघालय की विधानसभा भी 60 है, और इसके अलावा नागालैंड की विधानसभा भी 60 है। तो तीनों एक ही आंकड़ा है, बिल्कुल आसानी से याद रखा जा सकता है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड तीनों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा की बात करें, सर्वाधिक सीटें यहाँ पर बीजेपी की 32 सीटें और दूसरी है टीएमपी। और यहाँ पर टीएमपी प्लस बीजेपी ने गठबंधन किया है और वापस पिछली बार की तरह ही वापस माणिक शाह यहाँ पर वापस से जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यही सेम मुख्यमंत्री, आपको नया आंकड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेघालय में बात करें तो भी 60 सीटें हैं, और यहाँ पर भी जो सरकार है एनपीईपी जो सर्वाधिक सीटें 26 सीटें इनके पास आई है, और इन्होंने और बीजेपी की गठबंधन किया है, एनडीए की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ पर भी सेम चीफ मिनिस्टर बने जो पिछली बार भी थे, वह कोनरांग संगमा मेघालय के हैं, कोनरांग संगमा। नागालैंड में भी वही हैं, सेम सीएम बने हैं वापस। यहाँ पर बात करें एनडीपीपी जो सर्वाधिक सीटें जीती, इन्होंने 25, सेकंड बीजेपी रही, और इन दोनों ने गठबंधन किया है। और यहाँ पर नेफ्यू रियो है जो वापस फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए, यानी जो पिछले बार का जो मुख्यमंत्री का आंकड़ा है वही इस बार भी है। और तीनों में एनडीए बीजेपी के गठबंधन के साथ की सरकार है। यहाँ पर जैसे सर्वाधिक सीटें यहाँ पर जैसे पूछा जा सकता है कि जो कोनरांग संगमा किस पार्टी के हैं, तो एनपीईपी के हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक सीटें यहाँ पर किसने जीती, एनडीपीपी ने यहाँ पर जीती हैं। तो इन चुनाव बात करें भाई, चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो एक थोड़ा सा साइड का फैक्ट भी हम याद रख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। पहला चुनाव कब हुआ था, जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ था। अब ये चुनाव आयोग भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में आते हैं, ईजी है, 324 और 329, बिल्कुल पास के आंकड़े हैं, ये भी याद रख सकते हैं साइड में। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के किस पूर्व अध्यक्ष को 2019 के मानहानि केस में सूरत की अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं। हमारे विपक्ष पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को यहाँ पर लोकसभा की सीट से अयोग्य ठहरा दिया गया है। उन्होंने जो मोदी सरनेम का यूज किया था कि उसी से लेकर यहाँ पर गुजरात की एक अदालत के द्वारा उन्हें 2 वर्ष की सजा और यहाँ पर लोकसभा की योग्यता सीट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है राहुल गांधी जी को। अगला बात करते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो भी अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं, कौन से रॉकेट छोड़े गए हैं, इसके बारे में यहाँ पर कौन सी मिसाइलें छोड़ी गई हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वह अंतरिक्ष रक्षा एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हमारी अंतरिक्ष एजेंसी प्यारी इसरो द्वारा CE-20 का इंजन सफल परीक्षण किया गया। कौन से मिशन का है ये इंजन, वो है चंद्रयान 3, जिनका दिसंबर 2023 तक छोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो गगनयान का भी यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, कुछ इसमें 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भारत भेजेगा, पहली बार वो भी चल रहा है। और यहाँ पर याद रख लेना है कि ये जो CE-20 इंजन किस यान का है, चंद्रयान 3 का है। इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया। कहाँ पर किया गया है सफल परीक्षण, महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर इसका सफल परीक्षण हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोथ कहाँ पर लॉन्च की गई है, ये हुबली नदी के अंदर
लॉन्च की गई हैं। एंटी सबमरीन INS एंड्रोस, पहले पृष्ठ पर हमने पढ़ा था इसका। अगला है आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिदृश्य के अंदर बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, तो वही हमने पढ़ा है। अगला हम बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य। यहाँ पर PM द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वह नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और ये इसका विजन क्या है, भारत में 6G इंटरनेट का लॉन्च करना, उसकी शुरुआत करना, उसको डेवलप्ड करना। अगला यहाँ पर बात करें एयरपोर्ट की रिपोर्ट है, सबसे बड़े एयरपोर्ट कौन सा विश्व में, उनके हिसाब से यहाँ पर तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, स्काई ट्रैक्स द्वारा ये जारी विश्व एयरपोर्ट रिपोर्ट। हम देखते हैं तो प्रथम स्थान कौन सा है, हर बार की तरह पिछली बार भी यही था, चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का एयरपोर्ट है। यह सबसे बढ़िया फैसिलिटी में, क्वालिटी में, डेवलपमेंट में सबसे आगे है। ये स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार चांगी एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर है। दूसरा बात करें हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर के अंदर स्थित है, दूसरा स्थान इसका है। या वहीं बात करें भारत के एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली जिसका 36वां स्थान है। और सिर्फ भारत में ही बात की जाए तो जाहिर सी बात है यह प्रथम स्थान हो जाएगा। विश्व में यह 36वां स्थान है, लेकिन भारत में यह प्रथम हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हैदराबाद, लेकिन विश्व में बात की जाए तो ये 65 नंबर पर है, यानी टॉप 100 में ये दोनों एयरपोर्ट हैं। प्रथम कौन सा, चांगी, याद रखना है भारत में, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगला सवाल देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिल गई है। 7 राज्यों के अंदर ये PM मित्र के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे 7 राज्यों के अंदर। PM मित्रा की फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। मित्रा की बात करें तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अप्रैल, यह इसकी मित्रा की फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला जाएगा। यहाँ पहला उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन। अब बात करें प्रादेशिक परिदृश्य, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य हमने पढ़ लिया। अब राजस्थान GK, राजस्थान स्टेट के अंदर जो भी करंट GK बनता है वो प्रादेशिक परिदृश्य होता है, और उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें पहला चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 मिला है, किसको मिला है, कीर्ति भारती को मिला है, जो कि राजस्थान राज्य की हैं। और यहाँ पर याद रख लेना, पहला चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको मिला, कीर्ति भारती को मिला है। बात करें स्कॉच अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो जो मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग, इनको यहाँ पर ये स्कॉच अवार्ड 2023 दिया गया है। अगला आ जाता है साहित्य उत्सव। यहाँ पर राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 कहाँ पर आयोजन किया गया था, उम्मेद भवन जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और बात करें यहाँ पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये भी जोधपुर के अंदर ही आयोजित किया गया है। यानी कि साहित्य उत्सव हो और संगीत नाटक अकादमी उत्सव हो, दोनों ही जोधपुर के अंदर आयोजित किए गए। अगला सवाल यहाँ पर बात करें भाई, जब ये आयोजित किए गए तो इसमें पुरस्कार भी तो दिए गए हैं, तो यहाँ पर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार में मेरा पुरस्कार किसे दिया गया है, रति सक्सेना को यहाँ पर दिया गया है। उनकी कृति कौन सी है, हंसी एवं प्रार्थना, इसके लिए उन्हें मेरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के तहत मेरा पुरस्कार दिया गया है। जनार्दन रॉय नागर सम्मान किसको दिया गया है, चंद्र प्रकाश को दिया गया है। बात करें सोमसेन जोशी पुरस्कार किसे दिया गया, तराना परवीन को सोमसेन जोशी पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी के तहत। अगला सवाल हम बात करते हैं उद्घाटन से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित। वाराणसी में आयोजित विश्व क्षय रोग यानी विश्व TB रोग कार्यक्रम में राजस्थान के कितने जिलों को TB उन्मूलन के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान के वो 8 जिले हैं जिन्हें TB उन्मूलन के लिए पुरस्कृत किया गया है।
और बात करें भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान समारोह 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, दुर्गापुर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। बात करें अगले सवाल की तो राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा कब राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक हेल्थ राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया गया है। तो 21 मार्च 2023 को ये विधेयक पारित कर दिया गया। अब राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट टू हेल्थ, है ना। इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर। 21 मार्च 2023 को ये पारित किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अगला सवाल, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जोधपुर के अंदर ही आयोजन किया गया है। विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक कब पारित किया गया है, तो जो स्वास्थ्य का अधिकार पारित किया गया उससे जस्ट एक दिन पहले 20 मार्च 2023 को ये पारित किया गया। उसके अगले दिन राइट टू हेल्थ का विधेयक पारित किया गया। 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान एमएलए कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ 2022 में अमीना खान एमएलए हैं, इनको मिला है। और इस वर्ष 2023 का मिला है अनीता बदेल। इन दोनों को यहाँ पर 2022 का अमीना खान, 2023 का हो जाएगा अनीता बदेल, इनको यहाँ पर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईआईटी जोधपुर का किसके साथ EMOU पर हस्ताक्षर किया हुआ, समझौता हुआ, बफेलो यूनिवर्सिटी, इनके साथ आईआईटी जोधपुर प्लस बफेलो यूनिवर्सिटी दोनों के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझौता हुआ है। अगला यहाँ पर पुरस्कार देखा जाए तो वो हैं सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2023। किसे दिया गया है, 3 जनों को यहाँ पर दिया गया है, सुमन बाई मीणा, सिद्धि शर्मा, पर्ल बाणावत। इन तीनों को यहाँ पर सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया गया है। तीनों का नाम आप याद रख लेना, सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा, पर्ल बाणावत। अगला सवाल देखा जाए तो वह राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ पर खोला जाएगा, जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना लागू की जाएगी, लागू हुई। अगला सवाल यहाँ पर है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट। पहले तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये पशुपालन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। और वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम दास ये पशुपालन मंत्री हैं। तो यहाँ पर ये जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य का है, पशुपालन सांख्यिकी में राजस्थान का, हमारे राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। अगला सवाल देखा जाए तो बजट 2023-24 के लिए कितने जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। तो यहाँ पर 5 जिलों के अंदर ये पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। अगला सवाल है नंदन कानन योजना मंदिरों, ये पहले तो नंदन कानन योजना किससे संबंधित है, तो मंदिरों की भूमि के चारों दीवारों उन्हें सुरक्षित रखना विकसित करने से संबंधित है। मंदिर के चारों तरफ दीवार बनाकर उन्हें सुरक्षित और विकसित करना है। तो यह योजना कौन सी है, नंदन कानन योजना है। ये पूछ ले सकते हैं नंदन कानन योजना किससे संबंधित है, तो फिर आपको ये आंसर देना है। अगला एक मेला से संबंधित है, मेला भरा है, कौन सा मेला है, मलिनाथ पशु मेला बाड़मेर के अंदर भरा है। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ पर हुआ है, पुष्कर में हुआ है। MSMI उद्योग मेला कहाँ पर हुआ है, कोटा में हुआ है। तीनों ही आंकड़े आपको याद रख लो, मणिनाथ पशु मेला बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव पुष्कर, MSMI उद्योग मेला कोटा के अंदर हुआ है। अगले यहाँ पर एक योजना है, कौन सी योजना है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना है। ये योजना किससे संबंधित है, ये अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है। तो ये योजना बनाई गई है और इसके अंदर जब भी कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो पहले राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अब आपको अगर आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो आपको 10 लाख की राशि दी जाएगी। किस योजना के तहत, सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत यह राशि बढ़ाई गई है। अगला सवाल है राजीव गांधी जल संचय योजना शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की गई है। बात करें पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कौन है वर्तमान में, तो रमेश चंद्र मीणा जी इसके मंत्री हैं। अगला सवाल बात करें जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये है रानपुर कोटा के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय यहाँ पर कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है तनिष्क पटवा जो एक खिलाड़ी है, तनिष्क पूछ सकते हैं कि भाई तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है, तो ये वाटर स्पोर्ट्स, इस खेल से ये संबंधित हैं। अगला सवाल है महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी ये कहाँ पर खोली जाएगी, सिक्कर के अंदर खोली जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर आता है ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप इस बार कौन जीते हैं, देवेंद्र कुमार जीते हैं। पूछ सकते हैं देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से हैं, तो यहाँ पर गोल्फ से ये संबंधित हैं। बात करें अगला सवाल के, तो भादरा शहरी पेयजल योजना किस जिले से संबंधित है, ये किस जिले में शुरू की गई है, ये सिर्फ हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही शुरू की गई थी। कौन सी योजना है, भादरा शहरी पेयजल योजना। बाकी किसी भी राज्य राजस्थान के जिलों के अंदर नहीं है, यह सिर्फ हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही ये योजना है। बात करें इस बार जो बजट जारी किया गया है 2023-24 में, इसमें किस हॉस्पिटल के अंदर रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित करने के लिए बजट दिया गया है, तो कौन सा है, MDM मथुरादास माथुर अस्पताल जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। मथुरादास माथुर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी यूनिट के लिए इस बार बजट में घोषणा की गई है, इनके लिए फंड दिया गया है। अगला सवाल है हमारी राजस्थान में गांव की एक सरपंच है, वो कौन सी सरपंच है, सावित्री यादव। इन सरपंच को इस बार अंतर्राष्ट्रीय समरसता अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड पुरस्कार 2023 मिला है। जो किस गांव की सरपंच है, थोरावर भरतपुर, तो थोरावर गांव में भरतपुर जिले के अंदर इस गांव की सरपंच है और इनको यहाँ पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है, दिल्ली के अंदर दिया गया था इनको, सावित्री यादव। अगला सवाल है मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों के अलावा किस समुदाय को 100 दिन के साथ 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, कतोड़ी समुदाय, सहरिया समुदाय। इन दो समुदायों को अब 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह था हमारा प्रादेशिक परिदृश्य जिसमें राजस्थान स्तर पर जो भी करेंसी के बनता था हमने वो पढ़ा है। अब हम आते हैं पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार दिए गए हैं अप्रैल 2023 की कन्नोलॉजी के अंदर जो पुरस्कार इसमें दिए गए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट पुरस्कार की हम चर्चा करने वाले हैं। पहला ही पुरस्कार आता है ऑस्कर पुरस्कार। सबसे पहले ही पृष्ठ पर हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक इस ऑस्कर पुरस्कार में, ये पहला तो याद रख लो कितवें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है, 95वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है। सर्वाधिक किस फिल्म को पुरस्कार मिला है, यह सवाल हमने पहले ही पृष्ठ पर पढ़ा था। तो कौन सी फिल्म है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को यहाँ पर सर्वाधिक 7 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं और इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो 2 जन हैं, डेनियल क्वान, डेनियल स्कैंट, ये 2 जन इसके निर्देशक हैं इस फिल्म के। कौन सी फिल्म है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म के 2 जन निर्देशक हैं, दोनों में डेनियल शब्द कॉमन है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैंने ये कॉमन लेकर लिख दिया ऐसे, क्वान और स्कैंट, डेनियल क्वान डेनियल स्कैंट। 7 पुरस्कार मिला इस अकेली फिल्म को ऑस्कर में। लेकिन इस बार भारत का भी नंबर जरूर आया है, वो है कौन सा सॉन्ग है, द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा, नाटू नाटू। फिल्म कौन सी, RR। इस फिल्म का यह सॉन्ग है नाटू नाटू और इसको इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है भारत की ये फिल्म में, है ना। इसके अलावा हम बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो वही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्ट का अवार्ड किसे मिला, तो इसी फिल्म के जो डायरेक्टर है डेनियल्स, इन दोनों को यहाँ पर मिला है। बेस्ट एक्टर कौन सा है, ब्रेंडन फ्रेजर,
ये बेस्ट एक्टर हैं और इसकी फिल्म कौन सी है? द वेल। वेल मछली होती है ना, उस पर ये बनी हुई है द वेल। यह ब्रैंडन फ्रेजर यहाँ पर बेस्ट एक्टर है और बेस्ट अभिनेत्री की बात करें मिशेल मिहो। और ये इसको याद रखना आसान है। कौन सी फिल्म है इसकी? तो वही जिसको 7 पुरस्कार मिले हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म की अभिनेत्री हैं और इसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। इसके अलावा हम नाटू नाटू की तरह हम चर्चा कर ही चुके हैं। अगला बात करें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, जैसे अभी पीएम मोदी के ऊपर बीबीसी वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और प्रधानमंत्री सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था, है ना, बैन लगा दिया गया था। वैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनती हैं जो छोटी छोटी फिल्म बड़ी होती हैं, और डॉक्यूमेंट्री है जो 1-1 घंटे की ऐसी कुछ होती हैं डॉक्यूमेंट्री, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनती है। तो यहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? तो है नेवलनी, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर किसको मिला है? ऑल क्यूट वन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एक जर्मनी की फिल्म है। इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर, ये है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। मेन तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस को मिला है। इसके डेनियल्स, दोनों डेनियल्स इसके डायरेक्टर है। एक्टर है ब्रैंडन फ्रेजर, एक्ट्रेस मिशेल। और भारत का तो ये याद रखना ही रखना है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। फिल्म कौन सी है? RR। रामचंद्रन जो कि इसमें यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए गए थे US से, है ना, लॉस एंजलिस। बात करें अगला पुरस्कार की, तो वहाँ 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो यहाँ सुजाता जो कि लेखिका है, इसको यहाँ पर दिया गया। इसकी पुस्तक कौन सी है? आलोचना का स्त्री पक्ष, ये इसकी पुस्तक है। और इसके लिए यहाँ पर देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार 2022 दे दिया गया है। यहाँ पर कहता है एबल प्राइज 2022 एबल प्राइज किस दिया गया? लुइस ए कैफरेली जो कि किस देश के? अर्जेंटीना के। इनको यहाँ पर एबल प्राइज दिया गया है। और ये एबल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इनके द्वारा ये एबल पुरस्कार दिया जाता है। मार्कोनी प्राइज किसको दिया गया है? मार्कोनी हरि बाल कृष्णन, इनको यहाँ पर मार्कोनी प्राइज दिया गया है। बात करें आर्किटेक्चर से संबंधित जो पुरस्कार होता है वो प्रित्जर पुरस्कार होता है। और ये 2023 में ये प्रित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन को यहाँ पर आर्किटेक्चर का प्रित्जर पुरस्कार 2023 मिला है। और ये 32वां सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान हमने पहले पृष्ठ पर चर्चा की थी। 32वां सरस्वती सम्मान हो जाएगा शिवा शंकरी, 32वां व्यास सम्मान हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। इसकी कृति भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सूर्यवंश इसकी कृति हैं और व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी का। और इनका उपन्यास है पागलपन, इनका उपन्यास है। 31वां में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, तो उस समय थोड़ा मिस्टेक भी हो गया था। तो 31वां व्यास सम्मान की बात करें तो वो है असगर वजात, हाँ, ये थे जो 31वां व्यास सम्मान। और बात करें 31वां सरस्वती सम्मान तो है रामदास मिश्रा है जो 31वां सरस्वती सम्मान इनको मिला 31वां। और 32वां आपके सामने दे ही रखा है। इस प्रकार हम अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं, वो है स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार। अब यहाँ पर स्वच्छता के लिए यहाँ पर कौन सा देश किस मामले में सबसे स्वस्थ निकला है, इसके लिए 5 शहरों को स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। वो 5 शहर में इसमें एक भारत का शहर भी है ना। तो यहाँ पर बेंगलोर है ना, तो बेंगलोर को स्वास्थ्य के लिए पुरस्कार दिया गया। किसके नियंत्रण पर? तंबाकू के नियंत्रण के लिए बेंगलोर को स्वच्छ शहरों की साझेदारी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बात करें ओवरडोज रोकथाम के लिए एथेंस, यूनान का जो देश है, ग्रीक की राजधानी एथेंस, उस शहर को यहाँ पर ओवरडोज रोकथाम के लिए पुरस्कार दिया गया है। खाद्य नीति के लिए किस शहर को दिया गया है?
मोंटेविडियो जो कि उरुग्वे देश का शहर है, इसको यहाँ पर दिया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए किस शहर को पुरस्कार दिया गया है? मैक्सिको, जो कि मैक्सिको सिटी के अंदर आता है। पोषण मामलों की निगरानी में किस शहर को दिया गया है? वैंकूवर, जो कि कनाडा देश का शहर है। ये 5 वो शहर है जिनको स्वस्थ शहरों के साझेदारी पुरस्कार 2023 दिया गया है अलग अलग मामलों में, जिनका भारत वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। तंबाकू नियंत्रण में बेंगलोर को दिया गया है। अगला सवाल बात करें बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स 2023। बीबीसी की तरफ से जो अवार्ड दिया गया, इसमें बात करते हैं वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, जो कि हमने पहले पृष्ठ पर ही पढ़ा था। अगला मेन सवाल की बात करें बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स, जो विकलांग पैरा खिलाड़ी होते हैं ना, उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो वुमेन कौन है? तो भाविना पटेल, इनको यहाँ पर दिया गया है। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? प्रीतम रानी शिवाच, और ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से ये संबंधित है। बात करें बीबीसी अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? नीतू गांगस को दिया गया, और इसका संबंध बॉक्सिंग खेल से है। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? लवली चौबे, 3 जनों को यहाँ पर दिया गया है। लवली चौबे, रूपा रानी और पिंकी और नयन मेवली, 4 जनों को यहाँ पर, सॉरी 4 जनों को, मैंने 3 जन गलत बोल दिया था, 4 सही आंकड़ा है। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर कितने जनों को दिया गया है? 4 जनों को दिया गया है। कौन कौन से नाम है? लवली चौबे, रूपा रानी, पिंकी और नयन मेवली, ये हैं जो बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर हैं। अब बात करते हैं फीफा वार्षिक अवार्ड 2022। पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, और इस बार फीफा वार्षिक पुरस्कार 2022 का पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। तो पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? वही लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कप्तान भी है, और उन्होंने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। महिला के अंदर बात करें तो एलेक्सी पुटेलस, इसको यहाँ पर महिला के अंदर फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में दिया गया है, और ये किस देश की है? बार्सिलोना देश की हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच जो कि लियोनेल स्कॉल्जी, जो कि अर्जेंटीना के ही कोच है। लियोनेल मेसी से लियोनेल, ये दोनों एक सेम नाम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में आ जाएगा लियोन मेसी अर्जेंटीना के, और सर्वश्रेष्ठ कोच में भी आ जाएगा लियोनेल, जो कि ये भी अर्जेंटीना के ही कोच हैं। महिला के अंदर बात की जाए तो यहाँ आंकड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। सरीना विगमैन, इनको यहाँ पर महिला कोच के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया, और ये इंग्लैंड की हैं। बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, भाई गोलकीपर को तो देना चाहिए ना, गोल रोकने वाले को, तो वह एमिलियानो मार्टी, जो कि अर्जेंटीना का ही, अर्जेंटीना नहीं तो जीता था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में भी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है। सर्वश्रेष्ठ कोच में भी आ जाएगा लियोनेल स्कॉल्जी अर्जेंटीना का है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी अर्जेंटीना का ही खिलाड़ी है, एमिलियानो मार्टिनेज। महिला के अंदर आंकड़ा चेंज हो जाता है। मैरी इट्स, जो कि इंग्लैंड की है, महिला का यहाँ भी आंकड़ा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में भी इंग्लैंड की खिलाड़ी है, और कोच में भी इंग्लैंड है ना, तो यहाँ से सिमिलर हो जाता है। बात करें फीफा फेयर प्ले अवार्ड, लुका लोचोविलिसी, जो कि अर्जेंटीना का ही खिलाड़ी है, इसको यहाँ पर दिया गया। हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार 2000, वैसे ये लुका लोचोविलिसी किस देश के हैं, ये यहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन है। अगर आपको पता है, मेरा कंफर्म नहीं है कि अर्जेंटीना के ही हैं या नहीं है, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ताकि बाकी वालों को भी पता चल जाए, है ना। अगला बात करें यहाँ पर हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार यहाँ पर दिए गए, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो हैं बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सिर्फ प्लेयर ईयर अवार्ड नहीं है, ये पूरा नाम है सीनियर बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द अवार्ड। ये हॉकी का ही एक पुरस्कार होता है। तो ये किसको दिया गया है? पुरुषों के अंदर ये हार्दिक सिंह को दिया गया है। महिला के अंदर ये सविता पूनिया को दिया गया है। और हार्दिक सिंह और सविता पूनिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से ये संबंधित है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से आ गया है, वो है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? गुरुबख्श सिंह को दिया गया, हॉकी के खिलाड़ी हैं।
तो पुरस्कार के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और अब खेल परिदृश्य जो भी ट्रॉफियाँ हुई हैं, जो भी चैंपियनशिप लीग खेले गए हैं और इसमें भी कुछ पुरस्कार देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट जी के बनता है उसके बारे में हम भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। वो है वुमेन्स प्रीमियम लीग हुआ था। जैसे IPL होता है ना पुरुषों का, वैसे ही महिलाओं का भी वुमेन प्रीमियम लीग WPL जो कि इंडिया के अंदर इस बार ही शुरुआत किया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग बिल्कुल IPL की तरह है महिलाओं के लिए। तो इस बार इसमें जैसे IPL में तो काफ़ी टीमें, इसमें सिर्फ 5 टीमें थी। कौन सी टीमें हैं? दिल्ली कैपिटल की, गुजरात जायंट्स की है, मुंबई इंडियंस की है, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और UP वॉरियर्स है। उसमें हमने लखनऊ जेंट्स हैं IPL के अंदर पुरुषों के अंदर, लेकिन महिलाओं के अंदर UP वॉरियर्स है ना। और ये BCCI के द्वारा ये आयोजित करवाया गया था वुमेन प्रीमियम लीग 2023, सेम IPL की जगह महिलाओं के लिए। तो इसमें हम बात करें तो विजेता कौन है? विजेता है मुंबई इंडियंस, इसमें विजेता है। उप विजेता कौन रही? दिल्ली कैपिटल इसमें उप विजेता रही। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 5 टीमों में यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं कि इसमें से कौन सी टीम वुमेन प्रीमियम लीग में नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी दूसरी नाम दे दीजिए, जैसे सनराइज हैदराबाद है, इसमें चेन्नई की टीम भी नहीं है। तो वो अगर ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पर पूछ ले सकते हैं कौन से नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसलिए 5 टीमों का नाम आपको याद रखना है, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बेंगलोर, UP वॉरियर्स, है ना। UP वॉरियर्स की जगह लखनऊ जेंट्स आ जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लखनऊ जेंट्स पुरुषों के IPL में है और वुमेन्स प्रीमियर लीग में UP वॉरियर्स आ जाएगा। अगला बात करें लीजेंड्स क्रिकेट लीग मास्टर 2023। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रख लेना। कहाँ पर आयोजन किया गया? दोहा कतर के अंदर आयोजन किया गया। विजेता कौन है? एशिया लायंस, ये इसके विजेता है। किसके? लीजेंड क्रिकेट लीग मास्टर्स 2023। अब आता है ईरानी कप। बात करते हैं ईरानी कप। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से हो जाएगा। तो इसमें विजेता कौन है? शेष भारत, जो कि 30वीं बार विजेता रही हैं। उप विजेता मध्य प्रदेश इसमें आज उप विजेता रही हैं। मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं पाया, मध्य प्रदेश आएगा यहाँ पर, है ना। मध्य प्रदेश में उप विजेता रही हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन से रहे? यशस्वी जायसवाल, जो कि IPL के अंदर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ईरानी लीग, तो ये हो जाएगा ईरानी लीग क्रिकेट संबंधित है। और जो विजेता शेष भारत, उप विजेता मध्य प्रदेश उप विजेता हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम यहाँ पर IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस हुआ है 2023 का। इसमें प्रथम स्थान किसका है? इसमें भारत का इसमें प्रथम स्थान है, 4 स्वर्ण पदक है। दूसरे स्थान किसका है? चीन का इसमें दूसरे स्थान। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा? तो भारत ही रहा, हमारा ही देश रहा। तो यहाँ पर यह भले ही थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें भारत विजेता रहा है, तो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करें योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। पहले तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम में आयोजन हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है। विजेता कौन रहे पुरुषों के अंदर? तो है ली सिफेंग, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। महिला में आन से यंग, ये आपको बैडमिंटन का चैंपियन है। तो इसमें यहाँ पर नॉर्मली आप याद रख सकते हैं, एक बार रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, वैसे भी नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, पूछने का चांस भी थोड़ा कम बनता है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी नज़र के आगे से इसको निकाल लीजिए। आयोजन बर्मिंघम, ली सिफेंग और आन से यंग 2 हो जाएगा। बात करते हैं हीरो संतोष ट्रॉफी। बात करते हैं अब यहाँ पर 2022-23 का इसमें हुआ था। और यहाँ पर विजेता कौन है? इसमें कर्नाटक इसकी विजेता रही हैं और मेघालय इसमें उप विजेता रही हैं, है ना। बात करते हैं यहाँ पर ISSF किससे संबंधित है? निशानेबाज वर्ल्ड कप। इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। प्रथम, ये हमने पहले पृष्ठ पर भी इसमें पढ़ा था, एक भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर चीन रहा है, द्वितीय स्थान पर भारत में रहा है। ISSF निशानेबाज वर्ल्ड का इसका आयोजन भोपाल MP के अंदर हुआ था। आयोजन स्थल भी इसमें इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।
बात करते हैं हम अगले सवाल की, तो वो हैं इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर डबल है तो दो जनों का नाम आना ही है, रोहना बोपन्ना, मैथ्यू एंडेस। इन दोनों ने यहाँ पर पुरुष डबल खिताब जीता है, किसमें, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में। अगला सवाल बात करें AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुष की लंबी कूद में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया। तमिलनाडु का एक खिलाड़ी है जैस्विन एल्ड्रिन। इसने है जो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया लंबी कूद का रिकॉर्ड बनाया। इसने कितनी मीटर की लंबी कूद की है, तो 8.36 मीटर इसमें लंबी कूद करके इसने राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। जैस्विन एल्ड्रिन का संबंध किस खेल से, एथलीट है, लंबी कूद का रिकॉर्ड बनाया है। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन की गई है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। पुरुष एकल में इसका विजेता हो जाएगा जी सात्यान, महिला में हो जाएगा हरमित राजुल। ये आपको याद रखना, टेबल टेनिस से संबंधित हैं दोनों का। जी सात्यान और हरमित राजुल किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर एशियन स्नूकर एंड इंग्लिश ब्रिलियर्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो दोहा के अंदर इसका आयोजन हुआ था स्नूकर का। पुरुष में कौन विजेता रहा है, अमीर सरकोस इसमें पुरुष का विजेता रहा है। महिला में बात करें बाई युलू, इसमें महिला में विजेता रही है। क्या है, एशियन स्नूकर एंड इंग्लिश ब्रिलियर्स चैंपियनशिप, ये ट्रॉफी है। बात करें हम अगले सवाल की, तो यहाँ पर MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, और ये नाम रानी रामपाल जो खिलाड़ी है उनके यहाँ पर सम्मान में यहाँ पर नाम रखा गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, ये रायबरेली के अंदर स्थित है, और यहाँ पर इनका नया नाम क्या कर दिया गया है, रानी रामपाल जो खिलाड़ी है उसके सम्मान में, हॉकी के खिलाड़ी है ना, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, इसका यहाँ पर नया नाम रख दिया गया है इस स्टेडियम का। अब यहाँ पर जो खेल परिदृश्य स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी ट्रॉफियाँ वगैरह हुई थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, और हम आ चुके हैं अंतिम टॉपिक पर, वो है नियुक्तियाँ। प्रमुख जो नियुक्तियाँ यहाँ पर सरकार के द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं, अध्यक्ष हो, चाहे CEO हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, यहाँ पर चाहे किसी भी कंपनी के महानिर्देशक हो, तो यहाँ पर ये नियुक्तियाँ वगैरह जो भी हैं वो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात करें वो है PFRDA। पहले तो PFRDA की फुल फॉर्म क्या है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है, PFRDA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दीपक मोहती को इसका यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें भारत के नए माले का नियंत्रण यानी CGA कंट्रोल जनरल एंटोनी कोहान बना है, SS दुबे यहाँ पर ये नए CGA बने हैं। यहाँ पर गलती से विकास दुबे मत कर देना, ऑप्शन में विकास दुबे भी आ सकता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CGA कौन बनेगा नया, SS दुबे, ये सही आंसर हो जाएगा। बात करें वो है साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष माधव कौशिक को बनाया गया है। और हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी हमने यहाँ पर पुरस्कारों में चर्चा की थी। सीमा सशस्त्र बल SSB फुल फॉर्म है इसकी, शॉर्ट में। इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, रसीम शुक्ला, इसको यहाँ पर नया SSB का नया महानिदेशक बनाया गया है सीमा सुरक्षा बल का। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज है ना, ये रेलवे का एग्जाम भी करवाते हैं ना TCS RRB का। बात करें TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज की CEO किसे बनाया गया है नए, के कृतिवासन, इनको यहाँ पर के कृतिवासन को यहाँ पर नया CEO बनाया गया है। बात करें भारत के औषधि महानियंत्रक को किसको बनाया है, राजीव सिंह को औषधि महानियंत्रक बनाया गया। यह थोड़ा अगर कम ही चांस होता है ये औषधि महानियंत्रण क्वेश्चन, हालांकि फिर भी एक बार देख लीजिए, बाकी थोड़ा इंपॉर्टेंट ये कम ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख दिया है। कहीं कुछ क्वेश्चन में ऐसे कई बार पूछ भी लिया जाता है, और वैसे चांसेस का कम ही है औषधि नियंत्रण महानिदेशक का, लेकिन बाकी वाले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
बात करें LIC के नए अंतरिम अध्यक्ष, किसको बनाया गया है LIC के नए अंतरिम अध्यक्ष? सिद्धार्थ मोहंती को यहाँ पर LIC का नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल की यहाँ पर बात करें तो है सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? श्रेया कोडावत, इनको यहाँ पर भारतीय राजदूत सी चेंज क्लाइमेट के लिए नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर एक न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो कोर्ट है उसमें एक भारतीय अमेरिकी महिला पहली जज बनी है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय मूल की अमेरिकी जज कह सकते हैं, भारतीय अमेरिकी जज बनी है। वो कौन बनी है? अरुण सुब्रमण्यम, ये यहाँ पर जज बने हैं, न्यूयॉर्क कोर्ट के जज बने हैं, है ना। एक और इससे संबंधित है अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत, अमेरिका का ये राज्य है कि जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश वो भी भारतीय मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक तेजल मेहता, यह यहाँ पर बनी है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत की जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश बनी है। कौन बनी है? तेजल मेहता। और यहाँ पर जो न्यूयॉर्क कोर्ट में जो जज बने अरुण सुब्रमण्यम, ये दोनों ही एकदम पास वाले एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर प्रथम महिला आ जाती है तो हो जाती है तेजल मेहता हो जाती हैं, और ये जो न्यूयॉर्क कोर्ट में जज होते हैं वो अरुण सुब्रमण्यम पुरुष, है ना। इस प्रकार आप याद रख सकते, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर बात करें नेपाल के नए राष्ट्रपति इस बार बने हैं तो है रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करें नाइजीरिया के भी नए राष्ट्रपति बने हैं तो कौन है? बोला अहमद टिनुबू, ये हैं जो नाइजीरिया के वे नए राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है लक्ष्योर, किसको? कोहली को यहाँ पर बनाया गया है। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, एकदम पूछने लायक क्वेश्चन एग्जाम है। और वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी, एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी बनी है। और यहाँ पर अब कुछ बस 3 पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने साथ में ऐड किया है, थोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। कई बार पुस्तकें भी पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, यहाँ पर एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। वो है गवर्नमेंट टू गवर्नर हाउस ए हिक्स ओडिसी, ये एक पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये PS राममोहन राय, वो पहले वाले राममोहन राय नहीं है जो हमें भारत के पहले लिबरल व्यक्ति, वो वाला नहीं, ये यहाँ पर अलग है ना। PS या राममोहन राय अलग है ना, वर्तमान में एक गवर्नमेंट टू गवर्नर हाउस ए हिक्स ओडिसी पुस्तक है इनकी, PS राममोहन राय। अगला यहाँ पर एक विपिन रावत के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन है? मेरे ख्याल से रचना बिष्ट उनकी बेटी होनी चाहिए विपिन रावत की, शायद कंफर्म नहीं हो, पर फिर भी हम पुस्तक का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेते हैं। तो वो पुस्तक है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तकें विपिन रावत के ऊपर लिखी गई हैं। और ये इसकी लेखिका कौन है? रचना बिष्ट रावत इसकी लेखिका है, और ये इम्पोर्टेंट भी बन जाते हैं काफ़ी, है ना। तो ये सवाल आपको याद जरूर रखना चाहिए पुस्तकीय दृष्टि से। और अब हम आ चुके हैं अंतिम पुस्तक में, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज अर्बन स्पेसेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इंग्लिश है ना। तो द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज अर्बन स्पेसेज, ये पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज वरुण गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो तीनों ही एक तरह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विपिन रावत वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बाकी ये भी आपको याद रख लेना है ना। द इंडिया मेट्रोपोलिस डिस्ट्रिक्ट इंडियाज अर्बन स्पेस वरुण गांधी, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पुस्तक हमने पढ़ी है। और यहाँ हम लास्ट पेज पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये था कुछ अप्रैल 2023 की कनोलॉजी के प्रमुख नोट्स, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते थे वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। और बाकी जो पिछले महीनों की कई कनोलॉजी भी इस चैनल पर मैंने इसको वीडियोस बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी
हाँ, मैं कोशिश करूँगा अगले महीने की कनोलॉजी को भी मैं ऐसे नोट्स बनाकर यहाँ पर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको कनोलॉजी को सोर्स नोट में आसानी से पढ़ सकते हो और यहाँ पर कम समय में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप याद कर सकते हो। तो इसी प्रकार कनोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं। मैं यहाँ पर कनोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।